जी, आपका पहला सवाल ये है कि मैंने ये काम कैसे शुरू किया। तो मेरा स्कूल के ज़माने से ये ड्राइंग का बहुत शौक़ था जी। और वो ड्राइंग का शौक़ बढ़ते-बढ़ते ये हुआ कि वो एक जुनून बन गया। और फिर मेरे साथ जब मैंने मैट्रिक के बाद फिर इस काम को बहुत आगे बढ़ाया और बहुत मेरी जुस्तजू ये रही कि जितने भी बड़े-बड़े उस्ताद लोग हैं, बड़े अच्छे काम करने वाले हैं, उनका काम देखा जाए और उनके करीब जाया जाए और उनसे सीखा जाए। सही। तो उसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वो थे शेख अहमद। और वो अपने ज़माने में एक ड्राइंग के बहुत बड़े उस्ताद थे। बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने उनके पास रसाई हासिल की और उसके बाद फिर उनसे मैंने काफ़ी सीखा और उन्होंने मुझको ड्राइंग बहुत सख्त किस्म के उस्ताद थे और ड्राइंग भी इतनी सख्त देते थे। उन्होंने घोड़ों की ड्राइंग दी मुझे करने के लिए, चूँकि वो तारीख़ के ऊपर किताबें बना रहे थे जो कोर्स में आई थी बाद में और जनवरी में छपी थी। ये समझे 40s की बात है। उस वक्त वो किताबों का उनको मिला था और उसके अंदर सारी जो हमारी बर्र-ए-सग़ीर में मुग़ल हिस्ट्री है उसके ऊपर पूरा वर्क था। तो उसमें जंगें दिखानी थी, उसके अंदर मोहम्मद बिन क़ासिम के ऊपर थी कहानी, उसमें टीपू सुल्तान पे थी। तो ये सारी ड्राइंग्स जो है ना वो उसमें घोड़ों का जो पार्ट था वो मुझे दिया हुआ था। अच्छा। और घोड़े बनाना आपको पता है कितना मुश्किल काम है। ठीक है। और उसकी ड्राइंग के अंदर जो है ना उन्होंने मुझे ये कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। और फिर एक ड्राइंग उन्होंने मुझको दी, इसमें जंग दिखाई थी अंग्रेज़ों के साथ टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान को जंग की हालत में दिखाया था और ब्रीफिंग ये थी कि इस आदमी पे दुश्मन के लिए जो जलाल है, गुस्सा है और उसके अंदर जो एक जज्बा है वो सारा का सारा जो है ना इसमें नज़र आना चाहिए। और पेन ड्राइंग थी, लाइन ड्राइंग पेंसिल से। अब उसके अंदर उसको मैं रोज़ बनाता था और वो मुझसे कहते थे नहीं अभी तलवार के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन नहीं आया। ओके। मारने का एक्सप्रेशन है वो चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं आया, उस पर वो नहीं आया जो उसको देखना है कि वो जो सामने फील हो है उसमें उसको मैं ख़त्म कर दूँ। तो प्रेशर नहीं आया अभी तक। फिर मैं बनाता था, फिर वो मुझसे कहते थे, फिर वो कहते थे कि भाई एक घोड़े की गर्दन पे हाथ रखवाना है और दूसरे हाथ से तलवार चलवानी है। तो वो मैंने समझे कि 1 महीने तक जो है ना वो सिर्फ ड्राइंग की और वो जाके उनके मतलब की तब भी नहीं हो रही थी। ओके। आखिर में जो सीनियर थे वहाँ पे आफ्ताब ज़फ़र साहब, उन्होंने मेरी हेल्प करी और फिर उसमें बताया कि किस तरीके से आप जो है ना वो इस इम्प्रेशन को ला सकते हैं। ओके। फिर एक बंदे को मॉडल के तौर पे खड़े होकर उसके हाथ में लकड़ी देकर उससे कहा कि इसके हाथ में जो फोर्स आता है ये लाए। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आप उसमें ये एक्सप्रेशन लाए। तो बहरहाल वो समझे 2-2.5 महीने के बाद वो ड्राइंग शेख साहब ने पसंद कर अप्रूव करी और अब उसमें कलर भरने का जो टाइम था उतना हमारे पर अभी हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो वो आफ्ताब ज़फ़र साहब जो थे सीनियर वो करते थे कलर वर्क उसमें। तो बहरहाल उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ और उसमें मेरी ड्राइंग जो थी ना वो काफ़ी मजबूत हो गई, एनहांस हो गया आपका, बहुत हो गई। और इतना हो गई कि मैं प्रपोर्शन के बारे में जान गया कि एनाटॉमी का प्रपोर्शन क्या है। गलत नहीं बनाता, नहीं बनाना, ये सबसे बड़ा सबक था कि गलत नहीं बनाना। ऐसा ना बनाए कि आप 4 हाथ 4 पैर हैं उसके जो है ना घोड़े के तो एक पैर छोटा है। प्रपोर्शन में बॉडी की प्रपोर्शन, चेहरे की प्रपोर्शन, उसकी टांगों की प्रपोर्शन सब नेचुरल हो। पता होना चाहिए आपको कि जिस वक्त आप इंसान को बना रहे हैं तो उसकी बॉडी कैसी है, उसके बॉडी के मसल्स कैसे हैं, उसका हाथ कैसा है, उसकी चेहरा कैसा है। वो ऐसा ना हो कि बाजू छोटे हो गए और सर बड़ा हो गया, बिल्कुल सही, या सर छोटा हो गया बाजू बड़ा हो गया। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया। सही। इस वजह से ड्राइंग जो मेरी थी उसके वो तो आखिर ये कब की बात है, मतलब ये जो है ना बात है जनाब 40 जब ये मार्शल लगा था वो 48 में,
उसके बाद मुझे पहली जॉब मिली मैनहट्टन में, और वहाँ पर शेख साहब आया करते थे। और उनका जब मैंने काम देखा तो मैंने कहा ऐसी की तैसी एडवर्टाइजिंग की, इनकी शागिर्दी करनी है। लेकिन उन तक रसाई नहीं थी। अच्छा। क्योंकि वो बहुत मेच्योर्ड किस्म के शागिर्दों को पसंद करते थे ताकि उनका काम आसान हो। लेकिन बहरहाल मेरे शौक ने और हर वक्त के उनके पास जाकर कोशिश करने से उन्होंने मुझको रसाई दी, और फिर मुझसे कुछ काम कराया, और उसके बाद फिर मेरा पेशेंट देखा, मुझ पर गुस्सा किया, मगर मैं फिर भी नहीं भागा। मुझको तंग किया, मैं उस पर भी नहीं भागा। उन्होंने सोच अच्छा, लिया उस्तादों का ये हमेशा से रहा है कि वो आप पे गुस्सा करते हैं आपका पेशेंस सीखने के लिए कि किस तरीके से आप सीख रहे हैं। असल में अगर ये ना करें तो हम ना ही सीखें। बिल्कुल। वो तो मुंह पे मार दिया करते थे, ड्राइंग करके लेके गए, मुंह पे मार दिए। क्या है, तुम्हें आया नहीं, चलो तुम्हारा काम नहीं है, जाओ जाके छोले बेचो। तो ये गुस्सा दिलाते थे, तो गैरत दिलाते थे, तो ये था कि नहीं करना है। और मैंने ठान ली थी कि मुझे जो है ना ये ड्राइंग इनसे सीखनी है। इसलिए मैं उनके पास 3 महीने लग के ये सीखा। सही। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना पड़ गया, क्योंकि कुछ पैसे भी कमाने थे और ज़रूरत थी। बिल्कुल। लेकिन ये कि मैं उसको साथ साथ करता रहा, और मुझे नौकरी इसलिए मिलती थी कि मेरी ड्राइंग जो थी ना बहुत पावरफुल थी। और उस ज़माने में आपको ना तो कंप्यूटर थे और ना कुछ थे, तो अगर कोई स्टार में कोई तस्वीर बनानी होती थी तो वो हाथ से बनाई जाती थी, और उसमें जिसके पास ड्राइंग थी और कलर वर्क था जिसका, उसी की जीत थी। तो मैं अपनी इस बात की वजह से ना मैं बहुत हर जगह फौरन इधर नौकरी छोड़ी, उधर लग गई। इसी में जमील नक्श साहब से नेशनल एडवर्टाइजिंग कंपनी में मुलाकात हुई, और वहाँ 2 बहुत काबिल लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, एक जमील नक्श से और एक एहसन अखलाक से। तो जमील नक्श चूँकि फाइन आर्टिस्ट थे जी, तो इसलिए वो एडवर्टाइजिंग के बारे में मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सके, और वो बहुत पसंद भी नहीं करते थे एडवर्टाइजिंग को। लेकिन ये कि ऐसे अखलाक साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, और कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझको दिया, और एडवर्टाइजिंग के अंदर मैंने बहुत जल्दी से क्रिएटिव साइड के ऊपर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। ये लेबर वर्क जो होता है कि डिज़ाइन बना रहे हैं मैंने कि इससे मैं निकल गया। सही। और फिर मुझे जो है वो उनकी कंपनी में जॉब मिली, और उनके यहाँ मैंने बहुत काम किया, और इतना काम किया कि फिल्में ही बनाई वहाँ पे, कमर्शियल बनाए, कमर्शियल में अवार्ड लिए माशाल्लाह टेलीविज़न से, और ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन मैं फाइन आर्ट की तरफ आ ही नहीं सकता था, मेरे पास टाइम ही नहीं था, इसलिए कि वहाँ तो आपको पता है ये मीडिया जो है, एडवर्टाइजिंग जो है, इसके अंदर तो इस कदर ज़्यादा आदमी मसरूफ़ होता है कि वो उसको अपने घर के लोगों को टाइम देने की फुर्सत नहीं होती। तो मैं तो कम से कम 2 बजे से 1 बजे से कम आता ही नहीं था घर, क्योंकि दिन में स्टूडियो, फिर शूटिंग, फिर एडिटिंग, फिर उसके ये था कि वो मैनुअल ऑप्टिकल का ज़माना था, तो ये होता था कि अब जो कुछ शूट किया है वो जब तक देख ना लें, जब तक दिल को तसल्ली नहीं होती थी कि भाई ये शूट जो किया है वो फोकस में है, सही है, शॉट सही आ गए, एडिटिंग। तो ये बड़ा पेशेंट वाला वर्क था, क्योंकि पैसा चल रहा होता है उसके अंदर। आप अगर आपको 100 फीट निकालना है 1 मिनट के लिए, तो 1000 फीट का डिब्बा तो निकल जाता था, क्योंकि रीटेक बहुत कराते थे। सब कोई मजे में आर्टिस्ट तो होते नहीं थे, मॉडलों को लेकर उसको लेके उसको हम बनाते थे, फिर उसको एडिट करके उसके अंदर से सारा निकाल के। तो अब वो यहाँ पे फिर मुझे दुबई में मौका मिला, वहाँ पर मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी में वो मैनहट्टन गल्फ में काम किया, और वहाँ पे अपना बड़ा मनवाया, इसलिए कि वो बिल्कुल एक नई फील्ड थी। वहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री पे काम करना पड़ा, जो कभी किया ही नहीं था पाकिस्तान में। बिल्कुल चैलेंज होगा, बिल्कुल एक नया चैलेंज। और नया चैलेंज ये ऐसा था कि जाते ही हमारे सर पे ओले पड़ गए। हमारी कंपनी ने कहा कि भाई नेक्स्ट वीक में ना कैंपेन बनाना है एडनॉक फोर्ट का। और मैं कहा ये एडनॉक फोर्ट क्या बना है, कभी ये नेशनल कंपनी है बहुत बड़ी, इसकी बेस के ऊपर अबू धाबी है, ये यानी गल्फ जो है ये इस पे खड़ा हुआ है। तो इनकी जो है ना वो कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग जो है ना वो बनानी है, उसके बाद प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में बाद में आएंगे।
तो कैंपेन बनाना है। अब मैं और मेरे दोस्त, वो कॉपी राइटर थे और मैं विजुलाइज वो था आर्ट डायरेक्टर, तो हम दोनों ने मिलकर वो कैंपेन बनाया और वो कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुआ। और 6-7 एजेंसियों में वो काम हमको मिल गया 3 साल के लिए, और इस तरीके से और बहुत सारे क्लाइंट को विन किया। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं जब यहाँ पर आया, पाकिस्तान चला गया ना, इसमें ओरिएंट एडवर्टाइजिंग में वहाँ 5 साल गुजारे। फिर यहाँ पे मुझे चांस मिल गया सऊदी अरब आने का। यहाँ मक्का एडवर्टाइजिंग में मैं आया, और यहाँ के तो बहुत ही खतरनाक चैलेंज थे जो कि, लेकिन मैंने भागा नहीं, मैं पीछे नहीं हटा। और यहाँ पर भी हमारा जो मेन क्लाइंट था वो सऊदी एयरलाइन था, और एलन वसलन मैगजीन जो आप देखते जब भी जाते होंगे देखते होंगे, 16 साल उस वो मैगजीन जो है ना बनाया हम लोगों ने, और उसके अंदर सारा क्रिएटिव वर्क और उसकी लेआउट और ये वो सब वो मैं करता था और पूरा स्टाफ था वहाँ पे काम करने वाला। फिर ये आ गया, सिस्टम आ गया। अब इसके अंदर ये था कि हमें ना कोई सिखाने वाला ना बताने वाला, उन्होंने तो लाके लगा दिया। अच्छा, ये सारा काम आप लोग मैनुअली करते थे? पहले तो सब मैनुअल ही था, इसलिए कि ये तो बहुत बाद में आया है। सिर्फ इस हद तक आया था हमारे पास कि जब वो IBM का वो आया है टाइप राइटर, तो उसके अंदर ये फायदा हो गया था कि बॉल्स आई थी, और आपको जो है ना 6 पॉइंट से लेके और 12 पॉइंट तक के टाइपिंग मिल जाती थी। बॉल चेंज करिए और टाइप स्पेस अपने मर्जी का ले लिया। फिर उसके बाद ये जब सिस्टम आया तो उसके अंदर सिर्फ ये था कि सिर्फ आप टाइप कर सकते, यानी कंपोज कर लें, अपना कैप्शन बना लें, कॉपी बॉडी कॉपी बना लें, इससे ज़्यादा नहीं था फिर उसमें। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये फोटोशॉप आई और इलस्ट्रेटर आया। अब इस पे सिखाने का कोई मसला नहीं था, इन्होंने लाके तो लगा दिया सिस्टम। अब कहा गया इस पे करना है, तो भाई कैसे करेंगे, बेसिक माउस पकड़ना नहीं आता जी, तो इस पे काम कैसे करेंगे। तो उनका नहीं, इस पे तो काम करना है। खैर मुझे उन्होंने कहा कि भाई आपको तो इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप तो विजुलाइजर हैं और आप तो थिंकर हैं, आपको तो सिर्फ बनाना है। लेकिन मैंने कहा जब तक मैं नो हाउ नहीं जानूंगा उसकी, सही बात है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। मतलब मशीन है तो कुछ पहले उसको समझना भी तो है ना। ऐसे ही तो उसके लिए ये हुआ कि उन्होंने जो था अरबी का सिस्टम डाल दिया। मैं उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, और चैलेंज मुझे दे दिया कि भाई ये है। और दूसरा ग्रुप जो था वो उसने कहा ठीक है अब पता चलेगा इसको। बहरहाल लेकिन मैंने फिर ये किया कि मैंने घर पे इस कंप्यूटर लिया, उससे PC लिया, फिर वो तो बहुत महंगे थे मैक, तो PC लिया। PC के अंदर ये सारे प्रोग्राम डलवाए उस वक्त के, और अंग्रेजी के प्रोग्राम को फिर मैंने वो कमांड से ना हिम्मत करके और उस अरबी के सिस्टम पे काम किया। ओके, यहाँ की कमांड देखी कि यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, फिर वो अरबी भी निकलती थी तो समझ में आ जाता, तो मुझको कि ये है। अच्छा, मतलब शुरू से आप लेके एडवर्टाइजमेंट को ही चले हैं, लेकिन अपने आर्ट को आपने आर्ट को प्रायोरिटी दी मैं हमेशा? ऐसा करता था कि जैसे जैसे मुझे मौका मिलता था मैं उसमें कुछ ना कुछ टाइम दे देता था, लेकिन मैं फुल फ्लैज नहीं था। सही। अगर मैं फुल फ्लैज होता तो मैं कहीं से कहीं होता। सही। फिर जब मुझे मक्का एडवर्टाइजिंग को मैंने छोड़ा है अभी 2007 में, अच्छा, मैंने कहा अब कमर्शियल को हाथ में लगाना, अब अपने जो है ना पुरानी जो अंदर है, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, ये सब संभाल सकते हैं। तो मैं फिर ये इधर आया। फिर जमील लक से मेरी मुलाकात हुई कराची में, कहने लगे अब आ गए हो तुम बुढ़े हो गए, खैर अभी दूर नहीं हुआ, करो देख तो क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल फिर ये मैंने जो ना लगन से शुरू किया, और मैंने पेन वर्क से शुरू किया। फिर मैंने जो है ना ऑयल पेंटिंग पे किया, पोर्ट्रेट पे किया, स्कल्पचर किया। स्कल्पचर तो मैं पहले भी करता था, और पहला स्कल्पचर मैंने बनाया था Z.A. बुखारी साहब का, रेडियो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट। उनका जो फेस था ना वो बहुत ही ऐसा था कि दिल चाहता था कि उसको ड्रॉ किया जाए। तो वहाँ पे एक स्टूडियो था, तुराब स्टूडियो, उसके अंदर मैं काम करता था। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपके पास आते हैं, इनसे इनको तैयार करें कि मैं इनका स्कल्पचर करूँ। तो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा पूछ तो दे। फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई मैं ले जाऊँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है ले जाए। तो वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। तो वो उनकी कई सीटिंग में ना, मतलब आते तो देर से आते थे, तो वो उनका मैंने बनाया। फिर वो काफ़ी दिन तक वहीं रखा रहा तुराब स्टूडियो में, फिर वो ले गए।
फिर और भी मैंने किए, फिर मैंने कार्विंग की, उसके बाद साबुन के ऊपर, मोम, उस पर बहुत सारी चीज़ों पे, और डायरेक्ट कार्विंग करके मैंने जो है ना वो फेसेस और शक्लें बनाई, मोड़ बनाए, ये सब बनाए, बहुत हाथ बनाया। फिर उसको हमारे यहाँ ज़रा, अब बच्चे भी ज़रा सा थोड़ा रिलीजियस हो गए, और मुझे भी वो ख्याल हुआ कि भाई ये चीज़ें जो है ना सही नहीं है, सही। तो फेस बनाना मैंने अब ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ये कुरान की तरफ, सही। फिर कुरान के अंदर ये चैलेंज था कि मैंने जो कैलीग्राफी का ढंग और स्टाइल चूज़ किया, उसमें मुझे 3 साल लगे। ये सोचते हुए कि मैं कैलीग्राफर, मैं वो तो नहीं था ना कलम का कैलीग्राफर, वो तो एक सीखना होता, और उसमें कोई कमाल नहीं है। इसको कोई ड्राइंग देना, कोई किस तरीके से विजुलाइज करना, विजुलाइज करके उसके, अभी जैसे कंपोज यही किया हुआ, ये इसको सोचना, इसके हुरूफ में चेंजेस लाना, और इसको कंपोज करना, इसके लिए 3-4 साल मश्क की मुख्तलिफ, और उसके बाद फिर जो है ना वो इसको शक्ल दी। अब इसमें देखें आप, मेरी कैलीग्राफी बिल्कुल अलग है। मैं वो उस तरीके से नहीं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं करता, और मैं इस तरीके से करता हूँ कि कुरान में कोई आगे पीछे ना हो। जैसे कि तुगरे में है ना, उन्होंने कहा वाव जो है ना पहले आ रहा है, कोई बात नहीं, वाव बाद में डाल देंगे, पार्ट ऑफ डिज़ाइन बना देते हैं। वो क्या हुआ, तो कुरान गलत हो गया ना, बिल्कुल। हुरूफ को आपने चेंज कर दिया तो उसके माने बदल गए। बिल्कुल। मेरी कोशिश ये थी कि जितनी भी कैलीग्राफी की जाए उसके अंदर कुरान में कोई गलती ना हो, चेंजेस ना है कुरान के। हाँ, ये ना हो कि साहब ये पार्ट ऑफ डिजाइन है तो चलो इसको जो है ना वो जाने दो इसको, तो ऐसा नहीं किया। तो ये जैसे अब ये कलर में किया, अब ये सारे कलर में है, ये सारे कलर में ये, अब इसको जो है ना बाद में ये, अब इसकी पेंटिंग के, तो ये मुझे आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये तरीका कार है। तो ये सारे पहले विजुअल्स होते हैं, फिर विजुअल्स को कलर होते हैं, फिर कलर से फिर बाद में जाके कहीं वो, और जो नहीं पसंद आता वो नहीं बनता। सही। ये नहीं है कि सारे बनेगा। अच्छा, तो एक कोई अगर जैसे हो कोई भी चीज़ जो आप, मतलब एक आइडिया आता है तो उसको कितना टाइम लगता है ब्रेनस्टॉर्म से लेके इम्प्लीमेंट करने तक, तकरीबन अंदाज़न कितना टाइम लगता है? कभी लगता है, कभी महीना लगता है, कभी 2 महीने लगते हैं, कभी 1 हफ्ता लगता है। मतलब ये तो ब्रेन है ना, इसमें एक इमेज सामने आ गई मेरे जहन में तो फटाफट बन गई। कभी उलझ गए, क्योंकि मामला है इसमें कैलीग्राफी का, बिल्कुल कुरान का मामला है ना, इसलिए आप इधर उधर नहीं जा सकते। अच्छा, अगर आप एक नॉर्मल किसी भी पेंटिंग से, मतलब एक जनरल वे में अगर आप वो करें, तो कभी ऐसा होता है कि जैसे एक बीइंग एन आर्टिस्ट के एकदम से आप जैसे कभी सोने लेटे में हैं या वैसे ही अपना खाना खा रहे हैं तो एकदम से आपके एक कोई क्लिक करता है कि यार ये होना चाहिए? ये तो हर वक्त है जी। और ये खाली पेंटिंग में नहीं है, बल्कि मुझे ये होता था कि जैसे मुझे कैंपेन बनाने के लिए ना जब मिलता था कि भाई ये है और इसको बनाना है और ये ब्रीफिंग है, ये सारी है, उसके बाद ना उसको थिंक करना है पूरे को, और ये करना तो आसान है, वो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि वो आप जो है ना लाखों आदमियों के लिए बना रहे हैं, और ये तो एक बना रहे हैं, 100 आदमी आएंगे, कोई तो पसंद करेगा। वहाँ तो बनाना ही आपको पता नहीं कितने लोगों के लिए। तो इश्तहार की कैंपेन करना जो है ना वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो ऐसा चैलेंज है कि आप सुबह आएंगे तो आपका जो है ना सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अभी आपने कॉस्मेटिक पे काम किया है, सुबह आएंगे तो पता चला इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो कैंपेन है, उसके बाद पता चला कंज्यूमर गुड्स का कोई कैंपेन है, और कंज्यूमर गुड में भी हज़ारों हैं। बिल्कुल, मतलब टूथपेस्ट ले लें तो वो अलग है, वो एक अलग फील्ड है, उसकी अलग। तो इतना, और वो जो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है उस पर पूरा कंपनी का इन्हिसार होता है, कॉपीराइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर और मार्केटिंग के 3-4 लोग जो है ना ये राइटिंग बहुत अहम रखते हैं, क्योंकि विजुलाइजर के साथ अगर राइटर नहीं है सही से तो वो दोनों मिलके ना वो कभी भी ना विन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ ये हुआ कि मुझे 2 अपने लाइफ में ऐसे कॉपीराइटर्स मिले जो मेरे दोस्त हैं। एक मिस्टर अनवरी थे जो कि ब्रिटिश काउंसिल में डायरेक्टर वो थे, क्या नाम है, एजुकेशन के डायरेक्टर थे, और उन्होंने, उनकी इंग्लिश का आलम ये है कि वो
अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया, वो डिक्शनरी लिख रहे थे दोबारा से। ओ, यानी उस आदमी की नॉलेज के, उसका आलम ये था कि आप बोले और वो लिख रहा है। फिर एक थे वारिस इसाक, जिसको एडवर्टाइजिंग का बापू कहलाते हैं, कहा जाता है लिखने में, मार्केटिंग में। उसके लिखे हुए काटना मुश्किल है। उनके साथ काम किया, क्योंकि उस आसान हो गया। फिर ऐसे मखलाक जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, वो भी कापी राइटर और आर्टिस्ट थे, उनके साथ काम किया। फिर जावेद अंसारी, एक यंग, जो जब मैं दुबई गया हूँ तो वो और मैं साथ थे। वो भी बहुत हाई के क्वालिफाइड आदमी है और कापी राइटिंग में जवाब नहीं है। तो मैं विजुअल करता था, वो कापी लिखते थे। कभी वो कापी लिखते थे, मैं विजुअलाइज करता था। तो इसी तरीके से जब एडनॉक को हमने जीता, तो उसके अंदर एक चीज़ का ये था कि शेख जैद ने का मैसेज मिला हमारी कंपनी को कि एक ऐड बनाना है जिसके अंदर हमको ईसो की जो कोलैबोरेशन थी वो उसको गुड बाय कहना है। ओके। तो उसके बाद हम अपना मोटर ऑयल जो है ना अपना बनाएंगे उस पर, वरना ईसो का वो नहीं होगा। तो उसको गुड बाय कहना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा ऐड बनाना है और फुल पेज का। तो अब हमारे पास आया, अब हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने कहा यार ये बना दो तो कैंपेन मिल जाएगा, हमको रसाई मिल जाएगी। अब उस पर मैंने और जावेद अंसारी जो है ना, हम दोनों ने बैठ के सोचा और क्लिक हो गया। किस्मत थी, क्लिक क्यों गया? मैंने क्या किया कि डेजर्ट के ऊपर एक डिब्बा ऑयल का रखा और उसमें से दिखाया कि टाइगर चल के चला गया, उसके पैरों के निशान डिब्बे पे बना होता है ईसो का टाइगर, वो जो था वो उतर के चला गया रेत के ऊपर, उसके पैर के निशान गुड बाय। वो शेख जैद तक गया वो एड, वहाँ से उसकी अप्रिसिएशन आ गई। उन्होंने कहा इसको डबल करें, यानी पहले तो सिंगल था, अब अखबार का डबल पेज पे छपा हो। वो उसकी वजह से एडनॉक में रसाई जो थी वो नंबर 1 पे आ गई। जो खान साहब ने प्रेजेंटेशन वहाँ पे की, कैंपेन की, उसमें उनको पहले मौका मिला। दूसरी अच्छा, अभी जो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी जो आजकल नई नस्ल है कह लें आप, या नए लोग जो आर्ट की तरफ आना चाह रहे हैं, जिसमें आप ये कह लें कि टीनेजर्स कह लें या बच्चे कह लें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आर्ट की तरफ आना चाहते हैं या उनका लिटरली पैशन होता है आर्ट, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, नए जो लोग अब आ रहे हैं ना, नई नस्ल जो आ रही है, उसके पास एक बहुत बड़ी कैनवस खुली पड़ी है जी। आज से पीछे चले जाएंगे, ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी। आज उस वक़्त इंसान ढूंढने के लिए इंसाइक्लोपीडिया खरीदता था, वो लोगों से मिलता था, किताबें पढ़ता था, रिसर्च करता था, जब वो किसी नुक्ते पर पहुंचता था। आज जो है ना, आप वो खोलें कंप्यूटर को तो हर किस्म की मालूमात, हर किस्म की चीज़ें आपके सामने खुली पड़ी हैं। उसके अंदर फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। क्योंकि हम लोग जो एफर्ट करते थे वो प्रैक्टिकल एफर्ट करते थे, हमारी ब्रेन जो था वो चलता था, उसमें हम काम करते। अब क्या है, खोला, नकल मारी, बन गई सब कुछ। तो अब क्या है कि वो जो नई नस्ल है वो अब शॉर्टकट चाहती है और दुनिया शॉर्टकट चाहती है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सोचेंगे, वो करेंगे और बनेंगे, वो दूसरे और 1 महीने के बाद बना के देंगे। तो कहता है अभी मुंह से निकले और कल दे दो। तो अब क्या है कि अब ये नई जो ज़माना आ रहा है, इसके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है और फिर ये कि टेक्नोलॉजी का दौर है। अब हम जो मैनुअल में कराए, तो अब अगर हम इन्हें बताते हैं तो ये हंसते हैं, भाई कैसे किया था। अब तो यूं हो जाता है, इधर से लिया उधर से लिया, सैकड़ों तो आपके पास लाइब्रेरीज हैं, आप कहीं से भी तस्वीर ले लें, आपको अब खींचने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप मेंबर बन जाए, आपको सब चीज़ मिल रही है और हाईली जो है ना वो आपको क्वालिटी वाइज मिल रही है, हाई उसकी रेजोल्यूशन पे मिल रही है, जो रिक्वायर्ड है प्रिंटिंग के लिए उसमें मिल रही है। तो अब जो है ना, अब मैं वहाँ गया था भी, कराची स्कूल ऑफ आर्ट में, मेरे पुरानी कुलीग हैं, जानने वाली हैं, राबिया जुबैरी, उनके मैंने देखा 400-500 जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं, टीनेजर भी हैं, कई ग्रुप हैं उनके, कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं और काम जो लगा हुआ है वो यकीन करें आप, ऐसा नहीं है कि जिसको देखकर मैं कहूँ वाह वाह भाई कमाल है ये। अब क्या है कि टैलेंट बहुत है, मगर टैलेंट जो है ना वो प्रैक्टिकल यूटिलाइज नहीं हो रहा है।
यूटिलाइज क्या मतलब है कि शॉर्टकट आ गया ना। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही। नहीं हो रही ना, क्यों करेंगे, टाइम ही नहीं है। क्योंकि जो आदमी डिमांड कर रहा है ना, उसके बाद टाइम नहीं है। बिल्कुल, और जल्दी दूसरी जल्दी में बात उसको ये करना है कि बस। जिस तरीके से डेवलपमेंट होती है, आदमी का ब्रेन भी उसी तरीके से डेवलप होता है बिल्कुल। और उसकी सोच में चेंज आती है। हम्म, हमारी सोच और आज के नौजवान की सोच में बहुत फर्क है। बिल्कुल। हम अब उस तरीके से नहीं सोच सकते। वो फास्ट है, हो सकता है वो हमसे बहुत आगे जाए, क्योंकि अब जो दुनिया आ रही है वो बिल्कुल देखें, हर चीज में देखें, बिल्डिंगों के डिजाइन देख लें, पहले जैसे जब आप ताजमहल कह रहे हैं, अब उससे भी ज्यादा टेढ़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। आज से 200 साल के बाद लोग इसी को ताजमहल के बराबर कहेंगे, भाई 7 वंडर में इसको भी लेके आओ। बिल्कुल। तो ऐसी बात ये है कि तो दुनिया जमाने के साथ चल रही है। हम जिस दौर से हम आए, उस दौर में हमने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। ये सोच भी नहीं सकते अब तक के लोग कि वो किस तरीके की स्ट्रगल थी, क्योंकि वो उसमें सिर्फ हमारा कागज था और पेंसिल थी और एक रबड़ था। पेंसिल से बनाओ, सही नहीं बनाओ तो रबड़ से साफ कर लो और एक कागज ले लो। अब का बच्चा वो लेके बैठता है लैपटॉप, वो लेके बैठता है कोई सॉफ्टवेयर। ये सब तो हमने सुने भी नहीं थे। मैंने जो टर्न लिया है कमर्शियल आर्ट में, पाकिस्तान ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर आर्टिस्ट स्कूलों से, जो उनके स्कूल थे जितने भी, उनके बच्चे आर्ट सीखने आते थे। वहाँ एक सेशन होता था, एक उस्ताद होता था, वो बताता था। मैंने कहीं से वो देख लिया। मैं वहाँ गेट पे खड़े होकर देखता था, अंदर जाने की तो साई नहीं थी। जब 4-5 दफा एक इंस्ट्रक्टर ने देखा कि ये आता है और ये लड़का खड़ा रहता है और ये, तो उसने मुझे बुलाया। मैंने मुझसे कहा कि तुम भी, मुझे शौक था, एक जुनून था, काश मुझे भी कोई बुला ले। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा वो था एजाज कि कोई मुझको बुलाकर कहे कि भाई आओ बैठो। तो उसने मुझसे कहा कि तुम भी करोगे? मैंने कहा मैं भी करूँगा। उस दिन सामने मॉडल जो था वो था एक, सॉरी जी प्लीज, एक कार्विंग पिलर रखा हुआ था, जो होता है ना पुराना इटालियन जो पिलर होते थे बने हुए, वो रखा था, उसकी ड्राइंग करनी थी। अच्छा, मेरी ड्राइंग तो थी उन लोगों से, उन बच्चों से अच्छी थी जो सब बैठे हुए थे सारे। तो मैंने शेड के साथ बनाया उसको, जो शेड मुझे नज़र आ रहा था उस वक्त लाइट से, उसमें मैंने उसको बनाया। तो वो जनाब मुझको उसने पेंसिलें, किताबें और पता नहीं क्या क्या मुझको दिया और कहा कि तुम आया करो, हर बुध को जो है ना यहाँ पे ये क्लास होती है। एक तरीके से स्कॉलरशिप मिल गई आपको? एक तरीके से मिल गई मुझे। और मैं वहाँ पे काफ़ी दफ़ा गया वहाँ पे, और वहाँ से मुझको जो है ना एक वो मिला कि ये आर्ट जो है ना इसको अपनाना है। अब तक तो इतना तस्वीरें बनाई, मेरा ये था कि मेरे हाथों में ना मारते थे मेरे मामू, ये क्या है भाई, चलते चलते कोला पकड़ा और तस्वीर बना दी और आगे बढ़ गए। तो इस हद तक जुनून था। बैठे हैं तो रेत पे, मट्टी पे मूवी चल रही है, रास्ते में चल रहे हैं तो कोयला मिल गया, कुछ मिला, लेके बना दिया। तो वो इस हद तक जो है ना जुनून था मुझे। और इसी जुनून को मैंने आगे बढ़ाया जब मैंने सोचा कि इसी को प्रोफेशन बनाना है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में अंदर प्रैक्टिकली गया तो वहाँ मुझे पता चला कि भाई ये तो लोहे की चने आसान नहीं है, या तो तुम चबा लो या फिर हट भाग जाओ। और उस्तादों से जब पढ़ा तो वहाँ पे इनकरेज भी हुए, डिस्करेज भी हुए, भागे भी, लेकिन फील्ड नहीं छोड़ी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि फाइन आर्ट तो नहीं कर सका मैं, लेकिन मैंने एडवर्टाइजिंग में काफ़ी नाम अपना किया और कमर्शियल फिल्में ही बनाई, जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें करने की वो थी, शौक था। अब मैंने क्या है कि वाटर कलर को चैलेंज बनाया, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं वाटर कलर नहीं कर सकता था, क्योंकि जो ऑयल का काम करते हैं वो वाटर कलर नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि उसकी टेक्निक जो है वो बिल्कुल अलग है। आपको ब्रश चलाने का जो तरीका है ऑयल में, वो वाटर में बिल्कुल अलग है, उसका तरीका अलग है। उसमें जो है ना, जो बना दिया उसके बाद वो मिट नहीं सकता। ऑयल में ये बना दिया, मिट खराब हो गया, फिर चला दिया उस पर। वाटर में नहीं होता, जो कुछ बन गया वो बन गया। अब ये पूरी पेंटिंग में अगर मैं गलत कर दूं तो गलत हो,
अब मैं फिर वो आपको दोबारा से स्टार्ट करना घिस पड़ेगा। नहीं कर सकता। हाँ। मतलब आप हमें बताएंगे अबाउट योर ये जो आर्ट आप जैसे ये वाला आर्ट है अपना सेरामिक का है और डिफरेंट वो हैं जिससे जिस तरह से आपने वो बताया कि वो पेन आर्ट है वो उस स्पेसिफिक पेंटिंग के बारे में या आपका जो कोई ऐसा वर्क हो जिसमें जो आपको लगता हो कि ये परफेक्ट है। वैसे तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है कि उसको ये करना कि नहीं ये परफेक्ट हो गया है, वो उस परफेक्शन लेवल पे पहुंचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपके नज़र में आपकी कौन सी पेंटिंग्स ऐसी हैं जिसमें से हम कोई 3 पेंटिंग्स ऐसी ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली है जिसमें आपने बताया कि बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत थी, और तो इसको मैं बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से कैप्चर कर लूँगा और वो भी दिखा दूँगा, तो फिर आपकी बात पीछे चलती रहेगी वॉइस ओवर में और वो चीज़ पूरी नज़र आती रहेगी कि ये इस तरीके से ये है और इस पर इतना काम हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप मुझे बताएं कि आपके उसमें कौन सी ऐसी पेंटिंग्स हैं या ऐसी कौन सी वो है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट वर्क है ना वो है पेन वर्क जी। क्योंकि इस पेन वर्क में अगर आप सारा दिन लगाएंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा अगर बनाएंगे तो 2 इंच बाई 2 इंच यानी 4 इंच से ज़्यादा जो है ना वो आप अच्छा काम नहीं कर सकते अगर सारा दिन लगाएं तो इसलिए इसके अंदर जो है ना बहुत पेशेंट की ज़रूरत होती है। पहले इसकी ड्राइंग मुकम्मल होनी चाहिए जो बहुत 100% आपकी नज़र में 100% सही हो प्रोपोर्शन से हर चीज़ से। तो उसको जैसे इसमें ख़ास तौर पे जो है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके अंदर आप इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसकी बात नहीं है। इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर जो है वो हर चीज़ का प्रोपोर्शन 100% है। ये जाली देखें आप जी, ये जो बनाई हुई है ये पूरा बर्तन जो है पुराने ज़माने का, इसके अंदर जो है वो बफूर जलाया जाता था और ये इससे निकलता था। फिर ये बर्तन उस ज़माने में जिस तरीके से भी काम आते थे, ये लकड़ी का जो अरबों का पुराना है ये जी, मजलिस जैसे मजलिस के ऊपर बैठ के ना और वो उसको पुराना दिखाया गया है टूटा हुआ क्योंकि नई चीज़ है वो चीज़ है। उसके बाद ये बंदा जो बना रहा है पतीला बना रहा है उसके बाद उसकी और जो ये अपनी काम करवा रही है बैठ के उसके उसमें इसमें सबकी ड्राइंग में बहुत परफेक्शन है। बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं है कि भाई ये कि यार ये तो यहाँ से टेढ़ा है सीधा है। ये बैठी हुई है इसका इम्प्रेशन भी सही है इसके हाथ भी सही हैं यहाँ औजार रखे हुए हैं यहाँ ये फिर ये यहाँ पे ये जो आपको गधा है इसके ऊपर जो सामान लदा हुआ है इसकी डिटेल और वो जो गधा है वो गधा ही दिखना चाहिए वही दिख रहा है। और आप देखें ये कि उसके अंदर ये चीज़ जो है ना आपको पूरी मिलेगी। फिर ये कपड़ा पहना हुआ जो है पूरा एक नीचे तक जो है वो पहनते हैं वो उसके अंदर लाइन देखें लाइनें जो है ना वो शिकनों के से भी बिल्कुल गई हैं। और पत्थर की जो डिटेल है जो पुराने पत्थर हो जाते हैं टूटे हुए उसको मैं कलर्स में नहीं ला रहा हूँ मैं पेन से ला रहा हूँ। बिल्कुल सही है। पेन से उसके इफेक्ट को मैं पैदा कर रहा हूँ। जो पत्थर के अंदर इम्प्रेशन होता है टूटा हुआ या जो भी है वो आपको पूरा नजर आ रहा है। जो चीज़ भी इसके अंदर लगी है भी जाली देखें यहाँ से टूटी हुई है तो उसको वैसे पुराने टूटा हुआ नजर आ रहा है जो है वो है। तो इसके अंदर जो है वो नंबर 1 कि ड्राइंग 100% सही विथ प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो लाइटिंग की सोर्स कहाँ से शैडो जो है ना वो बॉडी को क्योंकि शैडो से ये आपको नज़र आ रहा है अगर शैडो डालेंगे तो ये पट्टी होगी बिल्कुल। तो इसका 3 डायमेंशनल इफेक्ट जो है वो लाइट से आता है। हम भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे भी दिखाई दे रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब 3 डायमेंशनल बिल्कुल सोर्स है जिससे हम देख रहे हैं। तो वो इसके अंदर मौजूद होती है। लाइट कहाँ से आ रही है यहाँ हमने कोई बल्ब नहीं जलाया। अगर हम बल्ब जला देंगे तो हम पाबंद हो जाएंगे कि हर लाइट उस बल्ब से जाकर ना इस पे पड़ रही है। अगर ये नहीं है तो वो आर्टिस्ट जो है ना वो कमज़ोर है। बिल्कुल। तो इसके अंदर ये चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि इसके अंदर जो है ना वो डे लाइट है जो जहाँ से ही गुजर रहा है अवेलेबल लाइट के अंदर से जा रहा है। ये कोई सूरज का दरीचा नहीं खुला हुआ यहाँ से थोड़ा सा आउटडोर है तो वहाँ पे उसको लाइट जहाँ पर है वो स्ट्रॉन्ग लाइट है वहाँ स्ट्रॉन्ग लाइट दिखाई है। ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा रखी है तो इसमें 3 शेड चलते हैं ब्राइटनेस
मिडिल के शेड और एक डार्क शेड। ये 3 शेडों से 3 डायमेंशनल चीजें बनती हैं। वो इसमें है। गधे के अंदर भी जो है ना उसकी बॉडी के बालों से और उसकी लाइट से उसके अंदर ये इफेक्ट आ रहा है। ये निकाल देंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पर देखें आप, ऊपर की जो लाइट है ना उससे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि ये यहाँ लाइट है, इस पे लाइट है। तो ये डिटेल देखने वाले को भी अंदाजा होता है, वरना उसको कहे यार ये क्या बना हुआ है। हम मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं ना, उसके अंदर कोई शेड होता नहीं है। ड्राइंग भी उसकी ऐसी होती है कि उसके अंदर पर्सपेक्टिव नहीं होते, तो आंखों को कुछ अजीब से लगते हैं। उसको आप ऐसे उस जमाने का एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं। लेकिन ये जब रियलिस्टिक काम करेंगे तो आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। ये वाली पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लगा? ये इसको लगे हुए 3 महीने लगेंगे। अगर आप सारे आवर्स को कैलकुलेट करें तो 3 महीने से कम में नहीं बनेगी ये, क्योंकि पेन बहुत बारीक है, बाल के बराबर। बिल्कुल। वो इतना सा आप बनाएंगे ना तो उसके लिए काफी टाइम चाहिए। यानी मैं अगर पूरा दिन में ये जाली में अगर ये वाले हिस्से को मैं काम करूं तो पता चला सुबह से बैठूं तो ये शाम तक हुआ, क्योंकि इसको मुझे रोकना ही पड़ता है हाथ को, आँख को भी रोकना पड़ता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं देख सकता इसको। तो इस तरीके से तो आप इसके बारे में बता रहे थे, इस पेंटिंग के बारे में, कि एक मराकश कोई ये एक मराकश की ओल्ड मास्टर पेंटिंग है कलर में, जिसको मैंने ये सोच के बनाया कि इसके अंदर जो कुछ है उसको पेन वर्क से बनाना कितना मेरे लिए चैलेंज होगा, और मैं वो चैलेंज की तरह लिया। हाँ, वो मैं चैलेंज पूरा कर सकता हूँ या नहीं। हाँ, एक जो टाइगर की दिखाओ जरा। ये अच्छा, ये कलर्ड वर्जन है? ये कलर वर्जन है, ये भी आपने ही ये बनाई? वाटर कलर है जी। इसके अंदर भी वही चीजों का ख्याल है। बहुत अलग है। ये देखिए, ये टाइगर पेन से बनाया है। अब ये बना है कम से कम 6 महीने में, और इसकी आप डिटेल देखें। जी, देखिए डिटेल दिखाता हूँ आपको। देखिए, करीब तक जाए इसको। बाल देखें, इसकी नाक पे जो बाल हैं, और ये वाइट छोड़ के बने हुए हैं, कोई वाइट कलर से नहीं बनाया, अलग से नहीं किया। नहीं। तो इसकी ये देखें ना, इसमें ये जो है चीज, इसके अंदर आप देखें कि वो उसमें बालों का जाना जो है, जो फ्लो है उसका, जो फ्लो है, जो बाल होते हैं, जो नहीं कि वो सामने से चल रहे हैं, सारी फ्लो मौजूद है इसमें। देखिए, जबरदस्त। और ये इसके बाल देखें आप, कान में बाल होते हैं, और उसकी एक एक डिटेल देखें, ये सारी। और 0 का पेन है, 01। और ये कितनी बड़ी, काफी बड़ी, इससे भी बड़ी है। आप सोचेंगे इसको इंक से भरना है ना, अगर खाली इंक से बैठ के यूं भरना शुरू करेंगे ना तब भी बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल। ये टाइल में बनाई, ये पेंसिल टाइल पे, ये पेंसिल से बनाई है? पेंसिल से बनी हुई। जबरदस्त। वहाँ पे टाइल बने रखे हैं, उसमें से निकालना, वहाँ पे बिल्कुल एंड में एक टाइल निकाल के लाओ, इधर 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 इस साइड पे नहीं, यहाँ से यहाँ, इधर कोने में रखे हैं ना। ये सबसे पहले पेंसिल वर्क जो है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आदमी को, फिर उसके बाद कलर का नंबर आता है। सही, जबरदस्त, माशाल्लाह। और ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 1 साल 1.5 साल वो होगा बनाने। तो वैसे अंकल आपकी रिहाइश वगैरह किधर है? दम्माम में? हाँ, दम्माम में। छोटे बेटे हैं उनके यहाँ, वहीं से तो आया था मैं। यहाँ पे रमज़ान यहाँ गुजारा है, मैंने कहा जिद्दा में रमज़ान गुजारे, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी रहा हूँ ना मैं। जी जी। यहीं से तो स्टार्ट तो यहीं से किया है ना, मक्का एडवर्टाइजिंग से। ये देखिए, ये पेन, वही बारीक पेन से बना हुआ है। ये व्यू है, आप जब जहाज से देखते हैं नीचे,
जब जहाज से नीचे देखते हैं ना तो आपको ये जब जाएंगे तो इसको एब्स्ट्रैक्ट किया है, लेकिन ये वही जैसे ये पानी के ऊपर ये बोट्स खड़ी हुई हैं, तो ये अब ये सारे बिल्डिंगों को थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया है। लेकिन आपको ऊपर से जब आप देखेंगे ना ज़मीन को, शहर को, तो इसी तरीके से नज़र आएंगी आपको चीज़ें। बिल्कुल। उसको थोड़ा सा मैंने विजुलाइज किया उस तरीके से, और ये उसी पेन से बना हुआ है, नंबर 2 से बना हुआ है। ये 1 से नहीं बना हुआ, 2 से बना हुआ है। और टाइल पर है, पेपर पे नहीं है। बहुत आला। मतलब ये टेक्निक्स को ट्राई किया है, कोई छोड़ा नहीं किसी चीज़ को। एक्रेलिक पेंटिंगें भी बनाई है, वो सामने एक पेंटिंग रखी है, वो एक्रेलिक है, और थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, और फिगर वर्क मैंने छोड़ दिया करना, क्योंकि वो मैंने सोचा है कि और कोई सी और ये निकालें आपकी ये वो कोई ऐसी निकालें हो वहाँ जो सा वाट ये इसमें थैले में से निकालें। अच्छा, एक तो हमारी ये हो गई जो आपने बताई मराकेश वाली जो पेंटिंग है आपकी, एक तो इसके बारे में हो गया, ये और एक आपका ये वाला हो गया। ये देखिए माशाल्लाह। ये कौन सा वाला आर्ट है? ये वाटर कलर, सब वाटर कलर। इसमें मदीने की बड़ी अच्छी बनी ये है ना ये वाली। वो मदीने ये रियलिस्टिक वर्क है सारा जी। इसके बारे में बताएं। ये है पूरा प्योर वाटर कलर है जी। और वाटर कलर जो है उसके अंदर बहुत महारत चाहिए और उसको चलाना, क्योंकि ये जो है जो वैसा मैंने आपको बताया कि अगर इसमें गलती हो गई तो आप मिटा नहीं सकते, ना घिस घिस कर सकते। ऑयल कलर के अंदर आप बनाया, आपने देखा ये ख़राब हो गया, उस पर दूसरा दवा कलर चढ़ा दिया, इस पर नहीं चढ़ता। स्काई बन गई, और स्काई बनाना सबसे पहले स्काई बनाना है। अगर स्काई आप नहीं बना सकेंगे तो ये स्काई के ऊपर ब्लू, डार्क ब्लू पर ये चीज़ ये नहीं बनेगा जो बना हुआ है, और वो इतनी डिटेल से नहीं बनेगा। तो जैसे अगर ये वाली पेंटिंग है मदीना मुनव्वरा वाली, इसके अगर आप स्टेप्स बताएं तो किस तरीके से होंगे? पहला स्टेप जो है ना वो ये है कि आप इसको पहले ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप में इतनी पावर है कि आप वहाँ पे बैठ के इसको ड्रॉ कर सकते हैं किसी जगह, तो वहाँ पे से आप ड्रॉ करें। वहाँ सारे दिन तो नहीं बैठ सकते, आप ड्रॉ करके ले आएँ या तस्वीर खींच के उसको ड्रॉ करें पेपर पे। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला काम है इसको जो है मास्किंग करें, यानी इसको छुपाएं एक लोशन से। उसके बाद स्काई बनाएं, क्योंकि स्काई बाद में नहीं बनेगी। स्काई अगर गलत हो गई तो समझे दोबारा शुरू करें, दूसरी ड्राइंग करें और फिर शुरू करें। तो स्काई अगर बन गई तो समझे कि पेंटिंग बन गई। स्काई नहीं बना सके आप तो पेंटिंग जो है ना वो बाकी हिस्सा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होता है कि ड्राइंग करें, सब तरफ से देख के 3 डायमेंशन जो भी इसके अंदर है उसकी ड्राइंग कर लें पहले। फिर उसके बाद जो है उसको जो भी वहाँ पे आपने तस्वीर में देखा है, जैसे ये चिमनी अब तो आपने तो देखी हुई है, लेकिन जिसने नहीं देखी उसको नहीं पता कि ये मैंने वाकई वहाँ से बनाई है या मैंने बना दी। तो जिसने देखा वैसे तो पता है कि यहाँ बिल्कुल ऐसी हैं, 100% ऐसी हैं। तो इनको बनाना है। फिर इसके बाद इसके कलर की चूज़ करना है कि भाई वहाँ पर मस्जिद नबवी जो है वो जो बनी हुई है वो कैसी नज़र आती है आपको, कौन से कलर उसमें लगे हुए हैं। सिवाय मस्जिद खिजरा यानी गुंबद खिजरा के कहीं पर भी कोई शार्प कलर नहीं है, सब बिल्डिंग का कलर है जो भी है। तो वो उसको मंजरनामे को आपको वैसा ही बनाना है जैसा वो वहाँ पे आप खड़े होकर देख रहे हैं। जितना मंजरनामे को आप ऐसा बना देंगे कि जैसे वाकई वहीं से खड़े होकर देख रहे हैं, उतना ही वो उसका कमाल होगा पेंटिंग का। वरना अगर उसके अंदर प्रपोर्शन की कमी हो गई, कलर की कमी हो गई, 3 डायमेंशन इफेक्ट सही नहीं आया, मीनार सही नहीं बने, तो वो अब इसके अंदर कहीं पे आपको पर्सपेक्टिव में गलती नज़र आए तो आप मुझे बताएं
कि यहाँ पर जो आदमी इतना बड़ा है, यहाँ क्यों इतना बड़ा नहीं बना हुआ, तो आप तस्वीर खींचेंगे तो ऐसे ही आएगा। बिल्कुल। तो ये प्रपोर्शन जो है ना, इसके अंदर मज़े की बात ये है कि सारी पब्लिक बाद में बनाई गई है। तस्वीर में ये लोग नहीं थे, वो थोड़े से लोग थे इधर। जैसे इसको बनाया है, आगे बनाया है, ये औरतें जा रही हैं, ये सब जा रही हैं। आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो जितने करीब से देखेंगे वाटर कलर नहीं समझ आएगा। अच्छा, जो लोग वाटर कलर को समझते हैं ना, उनके लिए इसमें डिटेल देखना और मेरे लिए खामियां निकालना बहुत आसान होंगी, लेकिन हर आदमी नहीं निकाल सकेगा। बिल्कुल। और इसमें एक नहीं है, मुख्तलिफ पेंटिंग है। अब ये तो मस्जिद नबवी आपने देखी हुई है, ये जगह आपने नहीं देखी जी। और भी दिखाओ, इसमें निकालो, बहुत है, सब निकालो। ये देखिए, ये है इटली, वो फ्रांस, ये फ्रांस की है। अब फ्रांस के अंदर ये चीज़ें तो वहाँ से ली हैं, लेकिन ये दुकानों क्रिएट की हैं। इनकी जगह कुछ और लोग चीज़ें थी, ये टर्म क्रिएट की है जो वहीं चलती है, मगर यहाँ पे क्रिएट की है। इसको भी आप दूर से देखें तो आपको मजा आएगा। ये देखिए, ये भी आपने देखी हुई होगी, इस्लामाबाद की मस्जिद। बिल्कुल। स्पेशली जो उसके पीछे मार्गला हिल्स नजर आती हैं। हाँ, उसकी बैकग्राउंड है ना ये। ब्यूटी है वो। बिल्कुल। ये तो जगह तायुन का जगह जो ढूंढी गई है, वो उसकी मार्गला के दामन में बड़ी जबरदस्त जगह ढूंढी है इसकी। ये देखिए, ये टर्की की मस्जिद है, ब्लू मॉस्क। इसके अंदर भी आप डिटेल देखें। यहाँ देखें, ये फेरी चलती है, और यहाँ देखें, ये क्रिएट करी है वहाँ पे जो है ना, वो कश्तियों में। इसके अंदर भी बहुत डिटेल है। ये टोरंटो की है, ये मशहूर स्ट्रीट है टोरंटो की, क्वीन स्ट्रीट है, और यहाँ से इस पे डाइना है, और ये चलती है वहाँ पे ट्राम। जबरदस्त। एक इंडिया की थी शायद। इंडिया की भी है वो। ये देखिए, शिकरा, ये खास तौर पे दुबई के लिए बनाई थी, शेखों के लिए। स्पेशली जो लकड़ी की डिटेल्स है ना उसके अंदर, हाँ, पता चल रहा है कि शिकरा लकड़ी पे ही बैठा हुआ है। हाँ। जबरदस्त। ये इंग्लैंड है, ओल्ड विलेज। जबरदस्त। ये स्टेशन है, स्टेशन। नो, स्टेशन। स्टेशन है। स्टेशन ये है, ट्रेन। ये भी एक स्टेशन है इंडिया का। इसमें आप देखें, वो जो इंजन है ना पुराना, उसकी वजह से मैंने ये पेंटिंग बनाई। ये कनाडा है, ब्रिटिश कोलंबिया। और जो डिटेल्स हैं सारी, मतलब रोड्स की, जो व्हीकल्स हैं, जो लोग हैं, जो उनके कपड़े हैं, जो शेडोज हैं, वो हर हिसाब के उसके हैं कि मतलब जो जहाँ की चीज़ है वहीं का फील हो रहा है कि यहाँ की है ये। ये जबरदस्त। ये देखा, ये भी इंग्लैंड के। कल आपने तो यहाँ बैठे बैठे मुझे दुनिया घुमा दी। जबरदस्त है। ये इसमें ना, ये वाली लिखा है, बर्फ वाली है इधर जो सुनो, ये ऑस्ट्रिया है अपना, क्या नाम है, हॉलैंड। जबरदस्त। डिटेल इसकी देखिए आप, जमी हुई बर्फ, वो वाली स्नो नहीं, जमी हुई स्नो जो आती ना, ब्लैक स्नो। और उसमें फिर वो पेड़ और पौधों से जो
पत्ते हाँ, गिर जाते हैं तो वो है झाड़ियाँ बन ये, अगर जाती हैं। नहीं है पेड़ तो हम वहाँ रहते हैं ना सामने, ये इधर दिसंबर समझो अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं। जी अक्टूबर से पत्ते पहले कलर आते हैं उस पर, सही। और फिर पत्ते गिरने शुरू होते हैं, और बिल्कुल ऐसा हो जाता है तीली के इस पे पत्ता था ही नहीं कभी। तो अंकल माशाल्लाह आपका ये सारा आर्ट है, सब कुछ है, अब आप इसमें फर्दर क्या करना चाहते हैं? मतलब आगे इसमें आप कोई मैं चाहता वो करना चाहते हूँ हैं कि कि एग्जीबिशन वगैरह करें इस या पे सेल करें या किस तरीके से करें? एग्जीबिशन के बाद सेल करेंगे, हम्म क्योंकि एग्जीबिशन में मुझे देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हम्म लोग कितना अप्रिसिएशन करते हैं। चूँकि पाकिस्तान में जो नामवर आर्टिस्ट थे वाटर कलर के वो अब नहीं है। हम्म हंजरा साहब थे, उनकी भी डेथ हो गई है, और हस्करी साहब की भी डेथ हो गई है, और थे दो तीन जो जिनका काम आप देख के कहें कि हाँ है, या अभी जिम भी इंजीनियर है उनका काम। हम्म तो बहुत कम लोग हैं वाटर कलर में, बाकी ऑयल में तो आपको बहुत मिल जाएंगे, और एब्स्ट्रैक्ट में बहुत मिल जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट का तो ज़माना है जी, पिकासो का दौर जब शुरू हुआ था तो एब्स्ट्रैक्ट आ गया था मैदान में। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है ना उसको अगर आपको फाइन आर्ट की ड्राइंग नहीं आती तो एब्स्ट्रैक्ट तो आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी बना दें, कुछ ना कुछ उसमें से आप माने निकाल के बता देंगे। तो अगर ऐसा कोई हो, कोई शख्स जो आपकी एग्जीबिशन करवाना चाह रहा हो या कुछ इस तरह से, तो वो आपसे रब्ता कर सकता है? हाँ बिल्कुल। किस तरह से रब्ता करें आपसे? मतलब मैं कार्ड देता हूँ आपको, जी और मेरी जो है ना ईमेल है। वेबसाइट मेरी आजकल ज़रा गड़बड़ हुई हुई है, उसको दोबारा से हो रही है वो, इंशाल्लाह वो हो जाएगी जल्दी। तो ईमेल से कर सकते हैं मुझसे रब्ता, क्योंकि मैं कभी इधर हूँ, फ़ोन नंबर अब वो कनाडा का फ़ोन जो था वो ज़ाहिर है ख़त्म हो गया, यहाँ फिर एक नंबर नया, तो वो उस कार्ड फिर छपवाओ, फिर यहाँ से जाएंगे पाकिस्तान, फिर वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, कितने कार्ड छपवाएंगे। तो ईमेल से रब्ता कर लें, ठीक है। तो कहीं पे भी आपसे जैसे कहीं पे भी अगर एग्जीबिशन लगवाना चाहें तो दैट्स फाइन? हाँ, एग्जीबिशन कहीं भी हो, अगर वो कहीं पे भी एग्जीबिशन चाहते हैं, और उसके बाद वो कुछ ऐसा भी चाहते हैं कि एग्जीबिशन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी हो, ऐसी पेंटिंग हो इसमें, तो वो पेंटिंग जो कि मुझसे कई गैलरी ने कहा है कनाडा में कि ये वाली, तो मैंने मना कर दिया। एक मैं नए प्रोजेक्ट के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ, और उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया है मैंने। बाहर एक पेंटिंग लगी है ना दरवाजे के बाहर, बोला ना वो केमिकल पेंटिंग। केमिकल पेंटिंग के लिए मुझे स्टूडियो दरकार है, इसके अंदर मैं जितना चाहूँ कलर फेंकूँ, कोई पूछने वाला ना हो, दीवारें ख़राब होती हैं हो, बगैर उसके नहीं बन सकती। वो एक नया आज की दुनिया का प्रोजेक्ट है, मॉडर्न आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट का नहीं, ये जो है ना ये केमिकल पेंटिंग है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। अब ये हाथ से नहीं बना सकते हैं, इसके अंदर जो इफेक्ट आता है ना, ये सारा जो है ना, ये इफेक्ट जो है वो एक्रेलिक और इसके साथ केमिकल मिल के आता है, और इसके अंदर बहुत ही आप मोटिव से खेल सकते हैं, स्प्रे गन से ना हवा से खेल सकते हैं, इसको चला के घुमा के खेल सकते हैं, और इसके अंदर कुछ भी बनाने से पहले नहीं पता कि आपके क्या बन रहा है। जैसे गुलजी का काम था ना कि वो कहते थे मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या बनेगा, मैं तो बन जाएगा जब बताऊंगा तुझे। तो ये केमिकल पेंटिंग का भी हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मेरा जो फोकस है वो सिर्फ कुरान की पेंटिंग जो मैंने अभी नई डेवलप की है, और वैसे मेरे पास जो कलेक्शन अभी जिसको मैंने बनाया नहीं है, रिज़र्व किया हुआ है, वो भी कम से कम 40 के करीब होगा। अब नई टेक उसको और मैं ला रहा हूँ, ड्राइंग को ज़रा सा चेंज किया है, तो वो उस पर मेरा फोकस है, और वाटर कलर पे फोकस है। सही, ये दो चीज़ों के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। इस बात पे हम अपनी मुलाकात को, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि हमारे लिए, नौजवान नस्ल के लिए, या जो भी आपको इस वक्त देख रहा है, आप लाइफ को कि पूरा आपकी लाइफ का जो लेसन है, या आप उसको ये कह लें कि क्या आपने सीखा है जो आप चाहेंगे कि आज के आने वाली नस्ल भी सीखे या हम भी सीखें, ठीक है?
तो वो क्या ऐसी चीज़ होगी जो आप बताना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे कि ये चीज़ करो? देखिए, नेचर के अंदर जो कुछ नज़र आ रहा है ना, उससे आप पेंट करें। उसके अंदर आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, बल्कि आपको अपने फन को पेश करना है। क्योंकि नेचर जो है वो आपको सामने नज़र आ रही है। दिन की लाइट में ना तो लाइट जलाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। मौसम, जब मौसम आता है तो मौसम नज़र आता है, वो सब नेचर है। नेचर के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो मैंने ये नेचर है, नेचर को कैप्चर किया है मैंने, नंबर 1। अब जाते हैं आप के कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करें, जैसे कि गालिब की शायरी है कि उसके अंदर एक छोटी सी शेर में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। उसके लिए क्या है कि आपको सोचना पड़ेगा उस सब्जेक्ट पे जो कहा गया है। या तो आप खुद से अपना कोई जो है ना वो शेर कहें, कोई रुबाई करें और उस रुबाई के ऊपर बनाएं, जैसे सादिक़ैन बनाते थे, वो अपनी रुबाई कहते थे, फिर पेंटिंग बनाते थे। तो या जो बड़े हमारे पोइट हैं, इकबाल हैं, गालिब हैं और मीर हैं, इनकी शायरी के ऊपर अगर आप एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, उतनी डीप में जाना पड़ेगा। यानी बहुत ही हाईली आपका जो ब्रेन है एब्स्ट्रैक्ट के और क्रिएशन के अंदर बहुत हाई होना चाहिए। जो उन जैसे आपको शेर है कि नक्श फरियादी है किसकी शौकी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। अब ये शेर जो है इसको समझें और फिर इसके ऊपर अगर मैं पेंटिंग बनाऊं तो रियलिस्टिक तो नहीं बना सकता ना, एब्स्ट्रैक्ट में ही जाऊंगा। मैंने इसके ऊपर विजुलाइज किया भी है, इस शेर के ऊपर मैंने विजुलाइज किया है, लेकिन बहुत मुश्किल है। फिर भी किसी हद तक बहुत बहुत सोचने के बाद, बड़ी ख्वाहिशों के बाद मैं उसको स्केच को कर सका हूँ। लेकिन इसी तरीके से जो जैसे सब्जेक्ट जो है, अगर आप वो वाला सब्जेक्ट है आपके, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं मगर वो मैसेज लोग भी समझें, यह नहीं हो कि वो जाफरी का शेर हो कि एक अक्सर महबूब मुसव्विर ने बना रखा था, मैं ये समझा कि तिपाही पे खड़ा रखा था, ऐसा ना हो। तो जो बनाए तो वो इतना क्लियर हो कि वो सामने वाले की भी समझ में आए। वो पिकासो की पेंटिंग वाला ना हो कि उसे खुद भी नहीं शायद पता था कि उसने क्या बनाया है। तो लेकिन वो मशहूर है, उसका नाम है। इसी तरीके से MM अहमद का नाम है, उसे घोड़े बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं कि आप कहेंगे कि यार मैं इसे क्या लगाऊं, मगर नाम है। तो ऐसा भी ना करें। गुलजी बने, गुलजी जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट का भी आर्टिस्ट था, गुलजी जो था ना फाइन का भी आर्टिस्ट था और एक तख्लीक़कार था, उसके अंदर बहुत फन था जमा हुआ। सही, ऐसे बने। अच्छा, ये तो चले आपके आर्ट से और इन सब चीज़ से रिलेटेड हम लोगों के लिए एक टाइप का ये कह लें कि एक लेसन हो गया, ठीक है। अगर इन जनरल देखें लाइफ को लेके, इन जनरल आपका हम लोगों के लिए क्या एक नसीहत होगी? नसीहत में किस कोई इन जनरल किसी भी उसमें, आर्ट से मुताल्लिक कोई, आर्ट से नहीं, नॉर्मल लाइफ की जिंदगी के मुताल्लिक, जिंदगी में जो है ना वो नेचर, जिंदगी गुजारने से मुताल्लिक नेचर को, जिस तरह नेचर जो है ना वो सच है, सच्चा है, जैसे नेचर सच्चा है कुरान की तरह, इस तरीके से अपने अमल को जो भी काम करें ऐसा करें कि वो लगे कि जो उसको देखेगा वो कहेगा कि इसके अंदर कितना सच है और कितना प्योर है ये। यानी जो प्योरिटी है, अब जिस तरीके से मोती जो है ना उसकी प्योरिटी उसकी मोती के उसकी आबोताब में है, सोने की वैल्यू आज भी वैसी है। इसी तरीके से इंसान की बात भी जो शायर कह गए हैं वो कह गए, आज भी आप उनको याद करते हैं इस वजह से कि उसके अंदर एक मैसेज है। आपके अमल में कोई मैसेज हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसको लोग याद रखें कि हाँ ये जो इसने बात कही है वो ऐसी है कि दिल को लगती है, सच्ची बात। जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं झुटला सकते, इसी तरीके से हमारा अमल भी ऐसा हो कि जिसको हम जो करें तो दूसरा ना झुटला सके। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच अंकल, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे माशाल्लाह। और
आर्ट्स की तो क्या ही बात है, मैं आर्टिस्ट तो नहीं, लेकिन जितनी डिटेल्स आपने बताई, जितना सब कुछ आपने बताया, अमेजिंग। मतलब इसके लिए, मतलब तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरीके से उसकी तारीफ़ करूं। लेकिन माशाल्लाह तबारक अल्लाह, हर चीज़ बिल्कुल, यानी ये कह लें कि मेरे हिसाब से हर चीज़ अपनी जगह पे परफेक्ट है। बस ये बहुत देखिए शुक्रिया। ना, दुनिया में कोई भी उस्ताद, बड़े से बड़ा भी उस्ताद हो ना, घर पे आखिर कोई नहीं है। बिल्कुल। वो सारी ज़िंदगी सीखता रहेगा, हम्म। मगर वो आखिर को नहीं पहुंचेगा। वो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है बिल्कुल। जो परफेक्ट है। हम्म। इंसान किसी भी प्रोफेशन में जाए, आर्ट हो चाहे कुछ भी हो, हम्म। वो परफेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। बेशक। लेकिन जितना वो परफेक्ट हो सकता है, उसकी कोशिश ज़रूर करे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच अंकल, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत खुशी हुई, और बहुत मुझे अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्कूल इस आर्ट का हो जिसके अंदर जो है नए लोगों को पता चलना चाहिए कि ये काम अगर करना है तो कैसे किया जाए। उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई स्कूल ऐसा बनाऊँ जिससे ये नए लोग जो है ना वो सीखें। चूँकि हमने जो जो एफर्ट किए ना स्टेप बाय स्टेप, वो अब नहीं पता लोगों को। बिल्कुल। और वो चाहिए, उसकी शक्ल बदल गई है, लेकिन एफर्ट के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। वो जिसे कहते हैं ना कि मंझा हुआ काम वो नहीं मजा होता। का काम ये कि जब तक आप किसी भी काम, कोई भी प्रोफेशन हो, आर्ट्स को छोड़ दें, जब तक आप उसको अंदर जो उसकी कोशिश करेंगे कि भाई इसको मैं जहाँ तक ले जा सकता हूँ ले जाऊँ, उसमें नयापन लाऊँ, इसके अंदर नए लोगों के लिए मैसेज दूँ, इसके अंदर क्राफ्टमैनशिप होनी चाहिए। कि एक तो ये होता है कि आपने सोच लिया मगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब हम पहले बहुत सारी चीज़ें अपनी एडवर्टाइजिंग में सोचते थे, मगर उसका जो है ना प्रैक्टिकल होना बड़ा मुश्किल होता था। अब चूँकि सिस्टम आ गया, कंप्यूटर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई, तो हम अपनी हर सोच को बना सकते हैं उसमें। पहले हमारी एक लिमिट थी, वहाँ जाके हम रुक जाते थे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती थी। उसके लिए चूँकि आपको मजीद बहुत प्रैक्टिस और वो एफर्ट की करनी ज़रूरत पड़ती थी, थी। और उतनी किसी के पास सब्र नहीं था। कमर्शियल वर्क में सब्र नहीं है। आप इसमें तो कितना भी, मैं अगर इस तस्वीर को 5 महीने बनाऊँ, मुझे कौन पूछेगा। लेकिन अगर मैं किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी को कहा कल मुझे चाहिए, बिल्कुल, तो वहाँ सब्र नहीं है। वहाँ तो जब आप कमर्शियल में जाते हैं तो फिर उसमें हम तो ये चैलेंज भुगत चुके हैं। हमने पूरी रातें 4-4 2-2 3-3 दिन गुजारे, कंटिन्यू एनिमेशन वर्क किया है। जब फिल्म में मैंने ABC की फिल्में बनाई थी, सारा पपेट वर्क था। और उसके अंदर तो ये है कि अब पपेट को शुरू किया है तो उसका शॉट जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, आप चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसको छोड़ नहीं सकते बीच में। ना कैमरा हिला सकते हैं, ना जर्क आना चाहिए उसके अंदर, स्मूथ चले। तो अब शूटिंग शुरू की है तो शॉट इससे भी तय है कि यहाँ से वो फिगर वहाँ तक जा रहा है, उसके लिए आज पूरी रात उसको चलाना। अब वो सेकंड्स में हो जाता है वो काम। अब वो कंप्यूटर कर लेता है, वो चीज़ें जो है ना उससे हो जाती हैं। सिस्टम चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, मगर वो नहीं थी। लेकिन थ्योरी नहीं बदली। थ्योरी जो है वो वही है, बेसिक वही है जो कार्टून वॉल्ट डिज्नी ने बनाए थे। अगर वो आज फास्ट बन रहे हैं तो टेक्निक वही है। सिर्फ ये है कि उस वक्त 100 आर्टिस्ट मिलके बनाते थे उसको, अब वो कंप्यूटर से बैठकर एक ही आदमी थोड़ा टाइम लगा के बना लेता है। तो ये फैसिलिटी आ गई है। लेकिन उन लोगों से पूछें, आप माइकल एंजेलो का काम देखें तो आप कहेंगे वो इंसान नहीं था, कोई फरिश्ता था। कौन था, उसने कैसा काम किया है। सही। तो मतलब वो भी इंसान था, कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ कोई फरिश्ता था। उसने किया है काम, कितनी एफर्ट की होगी उसने। 20 साल तक उसको ने छत पे लटक के काम किया है। जब वो उतरा था तो उसकी आंखें जो है ना सीधा नहीं देख सकती थी। आप सोचें, जो वहाँ पे रोम में जो उसमें चर्च में काम हुआ है, छत पे लटक के और इतने करीब से काम किया है, और कहीं पर भी जो है ना पर वो नहीं है, प्रपोर्शन में फर्क। बाइबल को किया है उसने। बाइबल में अल्लाह ने जो कहा है उसको उसने विजुलाइज किया है रियलिस्टिक में। आप सोचें, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं, रियलिस्टिक में उसने कंसीव किया है बाइबल को।
तो वो भी, और वो तो जब तो कुछ भी नहीं था। हम्म, आप उन लोगों के काम तो देखें पुराने ज़मानों के, हैराम मिस्र बनाया, अब तो क्या है, अब तो आप ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं जो आधी आसमान जो है ना बादलों से ऊपर है। लेकिन हैराम मिस्र उस वक्त बनाए जब इंसान को कुछ जब भी नहीं कुछ था, भी उसके नहीं पास था। कुछ भी नहीं था, और मनो पत्थरों को दूर से ला के बनाया। हम्म, उन लोगों में शाकाहार है, ये इसको कहते हैं एफर्ट। हम्म, आज की और है, आज भी कोई आसान नहीं है, हम्म। वक्त के साथ है। आज की आपके एफर्ट दूसरी किस्म की है, अब बिल्कुल। आज की दूसरी है, आज के चैलेंज दूसरे हैं, कल के चैलेंज दूसरे थे। तो True. चैलेंज तो बढ़ते जाएंगे, इंसान की सलाहियतें जो है ना वो आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन वो खुदा नहीं बन सकेगा फिर भी, बेशक बेशक। जितना ही कोशिश कर ले वहां तक नहीं बेशक। पहुंच सकता। तो अल्लाह की जात से बढ़ के तो कुछ नहीं फिर है। एंड ऑफ द डे बंदा यही कहता है ना कि फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस ये सबसे बड़ी वो है, किसकी जी। नेमतों को ठुकराएगा तो अल्लाह की। बस, बस।